दिखाई दे रहा है आपको? ये देख पा रहे हैं ना शुक्ला जी, देख रहे हैं ना? इस देश को नेता चाहिए, विक्रेता नहीं चाहिए। इतना गुडी गुडी सब कुछ है। ये भी कोशिश कर लीजिए, इस हिंदुस्तान की पूरी जनता, हर जाति धर्म की जनता एक हो चुकी है। अगर इतना सब कुछ हुआ होता तो एनआईए है, पुलिस है, सिस्टम है देश के अंदर में, इसके मतलब आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके मतलब कोई बात थी नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपको हम बताएंगे कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पसमानदा मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के मुद्दे को क्यों छेड़ रहे हैं। तो आइए आपके सामने रखते हैं देश के कुछ ऐसे आंकड़े जिससे आप समझ पाएंगे कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर क्या बीजेपी अपनी नजर कहीं टिका रही है। क्या बीजेपी को यह लगता है कि इस बार अगर नैया पार लगानी है तो हमें नजरें 360 चारों तरफ फैलाने की जरूरत है। सबसे पहला आंकड़ा, देश के पसमानदा मुसलमान आबादी का 85%, 85% है पसमानदा मुस्लिम। 18 राज्यों में इनकी मौजूदगी है। सबसे ज्यादा यूपी में है पसमानदा मुस्लिम। कुल 44 जातियां मुस्लिम समुदाय में हैं। 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर इनका असर बताया जाता है। तो मोटा मोटी जो बड़ा आंकड़ा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पसमानदा मुस्लिम्स की चर्चा क्यों की है। तो असम से शुरुआत करें। हालांकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां पर हम असम से शुरुआत कर रहे हैं और आपको बताते हैं 34.34 क्या बोला तूने? 34.22% मुस्लिम है यहां पर असम में। लोकसभा सीट 14 जिन पर प्रभाव है। प्रेम शुक्ला जी, 2024 करीब आया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों के, तेलंगाना में भी 19 राज्यों के चुनाव आए, तो पीएम को और बीजेपी को पसमानदा मुसलमान क्यों याद आए, क्या वजह? भारतीय जनता पार्टी का तो दर्शन ही अंत्योदय है। और जब आप कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, और आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में भी कहते हैं कि मुसलमान इस देश का दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। हाँ। अब अगर मुसलमानों में भी 85% पसमानदा सबसे पिछड़ा हुआ है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में हमें सबसे पहले किसका विश्वास अर्जित करना चाहिए, सबसे पहले हमने किसका विकास करना चाहिए, सबसे अधिक हमने किसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर पसमानदा के लिए करना चाहिए। सर, हिंदुओं को कहते हैं कि जाति भूलिए, धर्म को याद कीजिए, सब एकजुट हो जाइए, और मुसलमानों को कह रहे हैं कि जाति देखिए अपना। अच्छा, जहाँ जाति होनी ही नहीं चाहिए थी, अल्लामा इकबाल कह रहे थे, एक ही सब खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई रहा बंदा न कोई बंदा नवाज। और आप जो हैं 85% पसमानदा को उसका हक भी नहीं देंगे। 400 में से सिर्फ जो है कितने चुनकर आज तक आए हैं, तो 60, जबकि होना चाहिए था 320 कम से कम उनके अधिकार के अनुसार। तो जिनको कुचला है उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। आपने कुचला है अखिलेश, इसीलिए वो न्याय दिलाने आए हैं और वो कह रहे हैं कि पीछे रह गए हैं। जी, 9 साल तक तो सिर्फ मित्र याद आए। अब जो है जब पता लग गया कि झोला उठाने का समय आ गया है तो अब अपना इधर उधर प्रयास करता है। दिख रहे हैं जैसे डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के सहारों की खोज में लगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब पसमानदा याद आ रहे हैं, तो तरह तरह के याद आएंगे। साल भर देखिएगा ऐसे ऐसे चीजें ले आएंगे और बताएंगे कि हमें इनके लिए करना है। इनके मंत्रिमंडल में है कोई मुस्लिम मंत्री भारत सरकार में? मुझे क्यों देख रहे हैं, पूछिए। नहीं, वो बता रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोग हैं? एक आदमी संभव सही पकड़ लिए 85%। अगर उनको अभी तक उनका हक नहीं मिला है, अभी तक सही आप करिए, 9 साल तक अगर नहीं दिया है तो 1 साल में वो समझ रहे हैं कि किस लिए हम याद कर रहे हैं। वो समझ गए हैं, सब कोई समझ रहा है, सब कोई समझ रहा है कि क्या स्वार्थ है आपका। 9 साल तक सिर्फ हम दो और हमारे मित्र, उसके अलावा कोई दिखा नहीं देश में। अब हर लोग दिखेंगे धीरे धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर बाद पसमानदा में भूल जाएंगे, किसी और को पकड़ेंगे, क्योंकि लगेगा कि ये तो समझ रहा है यार, मेरे बहकावे में नहीं आ रहा है। फिर किसी और पे ट्राई डालेंगे, कहीं और कटिया लगाएंगे, बताएंगे कि भैया चारा दिखाने के लिए। तो अब लोग समझ चुके हैं। 9 साल से यही देश देख रहा है, हर चुनाव में नया नया दुखड़ा और मुखड़ा लेके जो आते हैं लोग उसको पहचान चुके हैं। अब कहीं पे भी अब इनको तिलक नहीं लगने वाला है, चाहे प्रदेश के चुनाव चाहे देश के चुनाव। 9 साल गुजरात में 26% मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है, उसका क्या मतलब? देता था, अभी लोकसभा में देखा मुस्लिम ने, हम सबकी बात कर रहे हैं, कहीं नहीं जीतनी है बीजेपी। अच्छा, इनके पास अगर अपना सरकार की उपलब्धियां होती तो वो सरकार की अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते। चलिए अनुराग जी बीजेपी की तरफ चले गए तो क्या कीजिएगा? वैसे ही मायावती जी की भी तरफ थोड़े जाते हैं, इस बार फिर बट गए तो? भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है, जो तरीका है, वो हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है।
जब उनको किसी की सदस्यता लेनी होती है तो जात की बात करने लगते हैं। वैसे कहेंगे जाति जनगणना की हम बात करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही नहीं पता उसे जाना कहां है, क्योंकि वो हार के डर से इतनी हड़बड़ा गई है, खड़बड़ा गई है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। जो उनको पता चलना चाहिए था उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे। उनको ध्यान देना चाहिए था कि देश की जनता किस बात से परेशान है। देश की जनता आजकल किस बात से परेशान है पता? ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देख पा रहे हैं ना शुक्ला जी, देख रहे हैं ना ये कितना है? 100 रुपए पार कर गया ये टमाटर। ये टमाटर आपको हराएगा 2024 में, चिंता मत कीजिए। ये टमाटर जो आपने 120 रुपए से 120 रुपए जो हुआ है ना, ये आपको आईना दिखा रहा है। ये है महंगाई देश की, कि किस तरह से महंगाई तो आपने देश में बढ़ाई है कि टमाटर तक 120 रुपए हो गया है। संजय जी, क्या बीजेपी अगर पसमानदा मुस्लिम, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, क्या मुस्लिम मतदाता अगर वो पसमानदा और टारगेट करे उसी के साथ ओबी मुसलमान को, क्या वो बीजेपी को वोट दे देगा 24 में? इस बात का अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है अंजना जी कि 2024 में वोट दे देगा या नहीं देगा। लेकिन आपने कई चुनाव के आंकड़े पेश किए, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी को तकरीबन 7-8% मुस्लिम वोट मिलता रहा है, कभी 7 कभी 8। तो इतना तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में भी ये आंकड़ा तो बरकरार रहेगा। बहुत नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं में अपनी कोई पैठ बना पाएगी। नहीं बना पाएगी। फिर प्रेम शुक्ला जी काहे का इतना मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो हर किसी का विकास करना चाहते हैं ना। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम जातियों को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सबके विश्वास की राजनीति करते हैं। हमारा ये नहीं है कि अगर जो है इस इलाके में हमको वोट नहीं मिला तो उस इलाके को फंड ना दे। झूठ बोल रहा है। ये व्यवस्था नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी समग्र देश का व्यापक विकास की पक्षधर है और जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसके विकास के लिए कटिबद्ध है। अच्छा। आतिफ जी, आप लोग क्या उम्मीद, प्रधानमंत्री की बातों से आप लोगों को लग रहा है कि कुछ हो जाएगा? क्या होगा, मतलब क्या सोच रहे हैं? अगर पीएम ने कहा कि अन्याय हुआ है, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और पसमानदा मुस्लिम्स की बात की। मैं यहां पर चर्चा कर सकता हूं 1947 से पहले का भी, लेकिन 1947 से पहले की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में, 75 साल हिंदुस्तान में जब जब पसमानदा मुसलमानों के हितों की बात हुई है, उनके राजनीतिक और उनके सामाजिक और उनके आर्थिक हिस्सेदारी की बात हुई है, तब तब उनको टमाटर में उलझा दिया गया है, तब तब उनको जो है बाबरी मस्जिद में उलझा दिया गया है, तब तब उनको जो है शाबानों में उलझा दिया गया है। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं अपनी बात कह देता हूँ। जब जब हमारी अभी आपने बताया इस चैनल पर कि 400 सांसद बने हैं, आबादी हम लोगों की 85% है, हम लोगों की हिस्सेदारी 60 सांसद। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 125 सीटें जीती हैं विधानसभा में, और वो 125 सीटें वो हैं, मैं इस मंच से कह रहा हूं, बिल्कुल शुक्ला जी भी खड़े हुए हैं यहां पर, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने इतना एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इतना कभी नहीं दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोट मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दे दिया, और इतना एक तरफा दिखलाया कि जो बहुजन समाज पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से या किसी और पार्टी से कोई पुराना जीता हुआ विधायक चुनाव लड़ गया तो उसको 500 और 1000 वोटों में निपटा दिया। परिवार के लोगों ने वोट नहीं दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी इस स्थिति में पहुंची कि समाजवादी पार्टी राज्यसभा में 3 सांसद पहुंचा सकती थी। एक सांसद किसको पहुंचाया? एक सांसद पहुंचाया कपिल सिब्बल, एक सांसद पहुंचाया जयंत चौधरी, और एक सांसद पहुंचाया उसी 15% अशराफ में से। जब हम राजनीति, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में वोट दिया कि नहीं दिया, एक पसमानदा मुसलमान दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया ना, उत्तर प्रदेश में वोट दिया कि नहीं दिया? अशफाक सैफी को अल्पसंख्यक आयोग का, एक लोहार बड़ी समाज के एक व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया ना, आप उन पर उंगली मत उठाइए। लगातार मत बोलिए प्लीज। देखिए सवाल क्या है, देखिए सवाल, चूंकि इस देश के अंदर में एक सरकार है, जो सरकार लगातार अत्याचार करती जा रही है, चाहे माइनॉरिटी पर उसने अत्याचार किया हो उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर में, और समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सीना चौड़ा करके खड़ी होती है कि आप क्यों अत्याचार कर रहे हो, भागे आप साइकिल लेके। अरे जवाब तो दीजिए। जवाब तो दे रहा हूं, और क्या ये जवाब नहीं है? मुस्लिम्स के बारे में क्या पता है? मैं पूरे मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी डिवाइन रूल करना चाहती है, हो सकता है कि वो अपने एक एजेंडा, आपसे नहीं बोल रहा, आपके बीच में नहीं बोल रहा, आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए एजेंडा में चलाई, मैं अपनी बात कह लूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज के अंदर में विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, और हम लोग माइनॉरिटी से लेके
मेजोरिटी की सबका ख्याल रखने वाले लोग हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी है जो समाज के विकास की राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। पहले उन्होंने हिंदुओं के अंदर में किस तरह से इनको बांटा जाए, कि कैसे वोट लिया जाए, अब उससे उनको लगा कि सब एक हो गए, इनके खिलाफ हो गए, सारा विपक्ष गठबंधन बन गया। अब वो सोच रहे हैं कि आप मुसलमानों के अंदर कैसे हम डिवाइड एंड रूल करें, लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं कि देश की जनता इतनी होशियार और जागरूक हो चुकी है कि आपके डिवाइड एंड रूल वाले फॉर्मूले पे नहीं आने वाली है। ये सारा समाज, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ मुसलमान नहीं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, बौद्ध, सब ने तय कर लिया कि इस बार अखिलेश, देश से भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, आप उनकी उनकी शिकायत है उस पर आप जवाब देंगे? देखिए, इनके हिसाब से तो जैसे लगता है कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में तमाम मुस्लिम मंत्री हो, केंद्र की सरकार में तमाम सेक्रेटरी जैसे मुस्लिम हो, और प्रदेशों में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि दूसरे दलों में मुस्लिम समाज को एकदम निगलेक्ट किया है और बीजेपी ने आपके हिसाब से बड़ा अच्छा किया, तो ठीक है, आपको मुबारक हो, लेकिन हम इसमें नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि यही टैक्टिस है इनकी कि छोटे छोटे डिवाइड एंड रूल बांटो और राज करो और लड़ाओ और राज करो। आप इस देश से जो वादे करके आए थे, आप इस देश के लिए जो कह के आए थे, जो रोजाना कहते थे, उस पे आज कहां? महंगाई कहां है? बेरोजगारी कहां है? गरीबी कहां है? सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए पूरे देश की संपदा, आपको पूरे देश की संपदा सिर्फ दो लोगों के लिए। इस देश को नेता चाहिए, विक्रेता नहीं चाहिए कि जो सब कुछ बेचता चले। सिर्फ विक्रेता की छवि बना के रखी है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, और अब गुजरात तक के नेता हैं वो। पूरे देश में अंजना जी, उनका और खत्म हो चुका है। आज की तारीख में कुछ भी बोलेंगे या बोलते हैं, लेस मात्र भी उनका विश्वास कोई नहीं करता है। भले मजबूरी के कारण उनके पार्टी के लोग उनके हाँ में हाँ मिलाते हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा भी कहती है, जरूर कहती होगी कि यार ये तो सिर्फ सब्जबाग दिखाते हैं। 24 के पहले आप जो पसमानदा मुस्लिम कह रहे हैं, कितने मंत्री हैं आपके मुस्लिम? पहले मैं उनका उत्तर दे दूं। 20 लाख करोड़ रुपए लूटने वाली लुटेरी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेगी, जिसने 2G, 3G, जीजाजी, जीप घोटाले से लेकर जो है पनडुब्बी घोटाले तक, ऑगस्टा वेस्टलैंड तक, जिन्होंने घोटाले ही घोटाले किए, अब जो घोटाले रोक दिए गए तो घोटालों पर ये बोलेंगे बात। वापस आइए सर, टॉपिक अब नहीं, चूंकि उन्होंने बोला, इसलिए मुझे उत्तर देना। मुस्लिमों की चिंता की, आप मंत्री बना देते, आप उनको टिकट दे देते, क्यों नहीं देंगे टिकट? देंगे, हाँ देंगे ना। आज भी गुलाम अहमद सांसद जो है वो पसमानदा है। हम बता रहे दानिश अंसारी का नाम उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाने का नाम स्वयं आतिफ जी ने किया, बताया। मैंने तो दावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना। मिस्टर आतिफ, एक सेकंड, एक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि जो मुसलमान है इस देश का, उसकी शिकायत बीजेपी से ये है कि आपकी पॉलिटिक्स, आपकी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहती है। आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। अब टारगेट करने के लिए आपने नया हथियार यूसीसी को बनाने की सोच ली है, लिंचिंग को लेकर, और तरह तरह के लोगों की शिकायत रहती है जो मुसलमान आबादी है इस देश की। वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, बीजेपी पे भरोसा कर लेंगे कि बीजेपी उनका विकास कर देगी, जो कि टिकट नहीं देती है अपनी अलग अलग राज्यों में। एक तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियां जो हैं वो अलग अलग नामों से पहचानी जाती हैं। आप पसमानदा मुसलमानों की देश भर में लगभग 100 बिरादरियां हैं, इसे पहचाने लेकिन आपका रिलीजन तो इस्लाम है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। तो आप मुस्लिम वोटर ही कहलाएंगे। देखिए, आप मुस्लिम, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप यही बताना चाह रहा हूँ, सन 47 से लेके आज तक जब भी हमने अपनी शिक्षा की बात करी, हमने अपने रोजगार की बात करी, हमने अपने स्वास्थ्य की बात करी, हमने अपने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करी, हमने भागीदारी की बात करी, तभी हमारी आंखों पर एक चश्मा लगा दिया जाता था कि साहब ये लो मजहब का चश्मा पहन लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे किसी भी बड़े नेता से मैं कहता हूं, आप मेरे पास आइए, बैठकर बात करिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रॉब्लम क्या है। वो बताएंगे 4 शादियां प्रॉब्लम है, वो बताएंगे 3 तलाक प्रॉब्लम है, वो बताएंगे हलाला प्रॉब्लम है। क्या यही इस्लाम रह गया क्या? जो मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, आप महंगाई पर बात करनी है, भाजपा सपा कांग्रेस के प्रवक्ता बात करिए, मैं बात कर रहा हूं पसमानदा मुसलमानों के हिस्सेदारी की। बताइए मुझे समाजवादी पार्टी के लोग कि आपने क्यों नहीं एक पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा भेजा? बताइए कांग्रेस के नेता, मुझे बताइए आपने उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दिया, आपको क्या उत्तर प्रदेश में कोई पसमानदा मुसलमान नहीं मिला? आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बिल्कुल खुले हैं, कोई भी आरोप लगाइए, लेकिन मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने % मुसलमानों ने वोट दिया? मैं आतिफ रशीद, मैं अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना हूं जी, मुझे किस उस आधार पर बनाया गया? आपकी सरकारों में
आयोगों में, बोर्डों में, कमेटियों में, अभी उसके आंकड़े तो निकालिए अंजना जवाब जी। सुनिए, अब जवाब आयोगों सुनिए। में, बोर्डों में अखिलेश जी, कितने लोगों ठीक है, को अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, अब बीच में मत अंजना बोलिए। जी इतना अच्छा है अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के लिए भाई बता रहे हैं। खाम मोदी जी परेशान है, आप बता रहे हैं कि उसके लुभाने की बातें कर रहे हैं। ये जानकारी साहब को नहीं है क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को? इतना गुडी सब कुछ है। घर वापसी अभी पेंडिंग में पड़ी है। देखिए फिर अटका बीच देंगे। बीच में मेरे भाई, फिर ये अटका अरे देंगे। सुन तो लीजिए। अब ये घर वापसी थोड़ा को अटका नहीं, देंगे, थोड़ा बाबरी रुक मस्जिद में जाइए, ले जाएंगे, थोड़ा- शाहबानों में ले प्लीज, जाएंगे। अब आप ही को ठीक है बोलना, ना? आप ये आप लगातार मत बोलिए, प्लीज। डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए। प्लीज, हाँ। देखिए, बीच में मत बोलिए हाँ, सर, आपका वो नाम घर भी मत वापसी बोलिए। अभी पेंडिंग में है। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा इस देश में कि हेट स्पीच पे जो प्रदेश सरकार ने पहले 3 राज्यों को दिया, फिर पूरे देश को, कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो बिना पूछे, बिना किसी कंप्लेंट के एफआईआर होगी और वो अरेस्ट नहीं होगा तो वहां के डीजी और वहां के होम सेक्रेटरी को जिम्मेदारी मानी जाएगी। ये जो सरकार को करना काम था, वो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। और साहब ये साहब काम का लुभाने में लगे, हमारे भाई साहब बताने सब अच्छा क्या आपको भी करते लगता हैं। है? हाँ भाई, इस देश के अंदर में पूरा हिंदुस्तान जानता है, और अंजना जी आप भी जानते होंगे, हो सकता है आप ना बोलें और कोई ना बोले, नफरत की राजनीति अगर किसी ने की इस देश के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये देश कभी नफरत की राजनीति पे नहीं चला था। देश हमेशा विकास की राजनीति करता था, जोड़ने की बात करता था। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अनेकता में एकता हमेशा से रही है। हर आदमी एक साथ मिलकर रहा है। यहाँ ईद भी बड़ी खुशी से मनाई जाती है, तो दिवाली भी उतनी खुशी से मनाई जाती है, तो गुरु नानक की जयंती भी मनाई जाती है, तो हम यहाँ पे क्रिसमस भी मनाते हैं, बौद्ध के अपने फेस्टिवल मनाते हैं, जैन भी अपने फेस्टिवल मनाते हैं। कभी किसी की दिक्कत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनको सत्ता से प्यार है, सत्ता के लिए देखिए किस तरह से अब दूसरी में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां भी कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे माहौल बनाया जाए जिससे कि एक माहौल देश के अंदर बने, और ऐसा माहौल हम बनाए जिससे फिर दोबारा से फिर हम सबको आपस में नफरत की बात करके दोबारा सत्ता पे काबिज हो जाए। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस हिंदुस्तान की पूरी जनता, हर जाति धर्म की जनता एक हो चुकी है। अब कितनी भी कोशिश कर लीजिए इधर से उधर से लड़ाने भिड़ाने की, कितनी भी कोशिश कर लीजिए नफरत की राजनीति की, लेकिन नफरत की राजनीति इस बार हारेगी 2024 में। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, महंगाई इस बार हारेगी, बेरोजगारी हारेगी। अगर हिंदुस्तान में कोई जीतेगा तो हिंदुस्तानी जीतेंगे, जो अपने जिनको इतने दिनों से 9 साल से जो आपने बहका के रखा है, सपना दे के रखा है, जिनकी किसान की जो आपने इनकम दुगनी करने की बात की थी, दुगनी नहीं की। महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को मिला है। जो देश के लिए मेडल पदक जीतने वाली महिलाओं को किस तरह से रोड पे घसीटा गया है, ये हिंदुस्तान भूलेगा नहीं। इसको हिंदुस्तान की महिलाएं याद रखेंगी और 2024 में इसका जवाब वो मिलेगा। कह रहे हैं नफरत फैलाने वाली राजनीति इस देश में अगर पिछले 9 बहुत सालों से अच्छी हो रही है बात तो की आपने की है, मुस्लिम आप पर कभी बिलीव नहीं, नहीं करेगा, नफरत- अन्य मुद्दों पर नहीं, जनता वोट करेगी। नहीं, नफरत फैला रहे हैं वो, लेकिन इनकी मोहब्बत तो देखिए कि शफीकुर रहमान बर्क को तालिबान से मोहब्बत है। अबू हासिम आजमी कंधार विमान अपहरण कांड के अपहर्ताओं की मदद में खड़े हो जाते हैं। अबू हासिम आजमी मुंबई बम कांड के अभियुक्त, उनसे इनको मोहब्बत हो जाती है। हम तो जो है याकूब मेमन से नफरत करेंगे, दाऊद इब्राहिम से नफरत करेंगे, जिनसे चंदा लेते हैं समाजवादी पार्टी, जिस दाऊद इब्राहिम से चंदा लेती है और जिसका कांग्रेस आप अंजना जी सपा के लिए नहीं है। बोलिए आप अपनी कमाल की बात यह है, अब मैं बात पूरी, कमाल की बात है कि सारा कुछ आतंकवादी इन्होंने बता दिया, समाजवादी पार्टी इसकी उसकी, तो इसके मतलब आपकी पुलिस फेल है। फिर अगर ये सब चीज इतना कुछ किया तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके मतलब आप चैनल पे खड़े होकर और राष्ट्रीय चैनल पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। अगर इतना सब कुछ हुआ होता तो एनआईए है, पुलिस है, सिस्टम है देश के अंदर में, इसके मतलब आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके मतलब कोई बात थी नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। एक बात, और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, अगर छात्र बोलेंगे तो उनको आप कह दोगे टुकड़े टुकड़े गए कह दोगे, किसान अगर आपके खिलाफ बोलेगा तो आप कह दोगे खालिस्तानी पाकिस्तानी कपड़े से पहचाने जाते हैं, अगर समाज का प्रबुद्ध वर्ग आपके खिलाफ बोलेगा तो बोलोगे अर्बन नक्सल हो गया। अरे भैया आप किसको बख्शते किसको? अगर कोई राजनीतिक दल आपके खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर आपकी एजेंसियां छोड़ देते हो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर में लोकतंत्र का सम्मान करते कि नहीं करते? जनता अपनी बात कहेगी तो आप उसको, जनता की बात को भी झुठलाने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। चैनल पे कुछ भी बोल देंगे, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे जो आपकी जिम्मेदारी हो आपने किया क्या? आपने जो वादे किए थे आपने पूरे कर दिए क्या? किसानों की इनकम दुगनी हो गई क्या? क्या यहाँ पे रोजगार मिल गया सबको? महंगाई तो मैंने बता दिया, टमाटर क्या भाव मिल रहा है, 20 रुपए का 120 रुपए हो गया, जिसपे आप बोलने को तैयार नहीं। दाल 200 रुपए के करीब पहुंच गई, तेल यहाँ 200 रुपए के करीब पहुंच गया। आम आदमी को आप यहाँ पे डाटा दिखा दोगे कि देखिए इन्फ्लेशन रेट क्या है यहाँ पे? आम आदमी जब झोला लेके घर से निकलता है और 500 रुपए लेके जाता है तो सब्जी तक नहीं खरीद पाता है, वो बिना सब्जी के घर लौट के आ जाता है। 500 रुपए में वो अपने घर की परिवार की सब्जी नहीं खरीद सकता। ये हालत, ये महंगाई है देश की, जिसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। आप उनके घर में जाके झांको और कैमरे से झांको जाके, आप दूसरों के झांकते, आप विपक्ष के घरों में झांकते घूम रहे हो ना, आप जनता
घरों में झांकिए कि किस तरह से चूल्हा नहीं जल रहा है, 1100 रुपए के ऊपर सिलेंडर हो चुका है। जो लोग अपने घर में ऑक्सीजन यहाँ पे गैस नहीं जला पा रहे हैं, जो दोबारा से ईंधन पे आ गए, अपने लकड़ी से अपना खाना बना रहे हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की कि आपने क्या रिटर्न में दिया उनको? उन्होंने तो आपको पूरा आपको झोला भर के वोट दिया। आपने रिटर्न में क्या दिया उनको? बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी, परेशानी, चिंता। जो बेचारे अपने घर में रात में नींद नहीं आती कि बच्चे बेरोजगार है, बच्चा तो बच्चा, बाप भी बेरोजगार है। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पड़या